हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपके साथ की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छी क्लासों का मज़ा ले रहे हैं घर बैठे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अपने दोस्तों को और ये वीडियो ये चैनल शेयर कीजिए, वो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं जो अभी 12th में हैं। उन्हें आप बता सकते हैं कि इस तरह के ज्योग्राफी में चैप्टर्स होते हैं जो आप आसानी से अच्छे सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। आज एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं आपके लिए सभी के लिए लेकर के आया हूँ। मेरी वीडियोस उन सभी के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद है जो कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से रिलेटेड है। 11th 12th में भी ये चैप्टर लगते हैं कहीं कहीं। आप चैप्टर वाइज देखें, क्लास वाइज ना देखें, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ ये यूँ नहीं कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के लिए है, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के लिए, सभी यूनिवर्सिटी सभी में अगर ये चैप्टर है आपके, जैसे आज जो पढ़ने वाले हैं कौन सा, वायुदाब और वायुदाब की पेटियाँ, अगर ये आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, अकॉर्डिंग है, तो आप इस चैप्टर को पूरा फर्स्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें और अच्छे से देखें, अच्छे से इसके नोट्स बना। मैं ज़्यादातर लिखवाने पे नहीं समझाने पर गौर देता हूँ, क्योंकि लिखवाने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है और आप वो टाइम ड्यूरेशन पढ़ के याद सोचते हो कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। इसलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ज़्यादातर सरल स्वभाव में समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे जो मोस्ट इंटेलिजेंट है वो सोचते होंगे कि यार इस लेवल पे क्यों पढ़ाई हो रही है, पर क्या है कि एक होता है 100%, एक होता है 10%। इन दोनों को लेके चलना पड़ता है, 10% को भी लेके चलना पड़ता है और 100% को भी लेके चलना पड़ता है। अगर हम 100% पर ही जोर देंगे तो 10%, 9%, 8% पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानते, अच्छे से समझते हैं। तो आज क्या एक चैप्टर है नया, वायुदाब। वायुदाब और वायुदाब की पेटी है, मुख्य रूप से ये मेरा आज का चैप्टर है। और इसको आप अच्छे से समझे, इस ग्राफ या डायग्राम के ज़रिए समझेंगे तो और बेहतर रहेगा। इसी को आप ऐसे कैसे एज इट इज़ उतार लें। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना कॉपी में। कैसे क्या करना है, कौन सी दिशा में क्या हो रहा है, वो भी अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि वायुदाब होता क्या है। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ एयर प्रेशर, वायु का दाब। वायु दाब, देखो इसमें दो शब्द मिल रहे हैं आपको, वायु और दाब। वायु का अर्थ तो वायु एयर, आप समझते हैं, दाब यानी प्रेशर। अब ये बोर्ड है, इस पर मैंने जोर से दाब लगाया यानी कि प्रेशर दिया, यानी कि दबाव दिया। तो मेरा हाथ किस पर प्रेशर दे रहा है, इस वाइट बोर्ड पर, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा जो मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी आपको, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल वो करके, यानी कि क्या, पृथ्वी की बाह्य परतें। एक पढ़ी थी हमने पृथ्वी की आंतरिक परतें। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, बहुत सारे चैप्टरों की वीडियो मैंने बना दी है, आपको वो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। चैनल पर जाएं, विजिट करें, अच्छे से अच्छी वीडियो बना के रखी है और भी मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता रहता हूँ। देखें तो मैंने उसमें बताया था आपको कि शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये होते हैं पृथ्वी की बाह्य परतें जो कि वायु से निर्मित होती है। वायुमंडल कहते हैं इसको, वायुमंडल की परतें कहते हैं इनको। तो ये जो वायुमंडल की परतें हैं, देखो इसको ऐसे समझो, ये पृथ्वी हमारी, ठीक है ना। अब इसमें मैंने बताया आपको शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, फिर ये बहिर्मंडल, ऐसे करके कुछ वायुमंडल की परतें होती है। अब ये वायुमंडल की परतें क्या करेगी, इसके ऊपर दबाव डालेगी। किसके ऊपर, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर दबाव डालेगी या नहीं डालेगी, हाँ सर डालेगी। तो किस तरह डालेगी, जैसे कि अगर अभी मैंने आपको बताया ये बोर्ड है, मैंने हाथ से इस बोर्ड पर प्रेशर दिया, दबाव दिया, तो प्रेशर कौन दे रहा है, हाथ। किस पर पड़ रहा है, बोर्ड पर। इसी प्रकार प्रेशर देता कौन है, वायु, और पड़ता किस पर है, पृथ्वी पर। ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये वायु है, ये इसके ऊपर प्रेशर दे रही है, यानी कि इस पर दबाव डाली, इस पर खड़ी हुई है। अभी अपन खुद पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, या आप कोई बैठा हुआ है, या कोई तो सोते वीडियो देख रहा होगा मजे से, ठीक है ना। तो आप भी क्या कर रहे हो, पृथ्वी पर प्रेशर डाल रहे हो, पृथ्वी पर दबाव डाल रहे हो। इसी प्रकार जो वायुमंडल की वायु है या गैसें हैं, सीधी सी भाषा में कहूँ, जो गैसें हैं वो सभी किस पर प्रभाव डालती है, दबाव डालती है, पृथ्वी पर। तो जो वायुमंडल की समस्त गैसें या परतें, वायुमंडल की समस्त गैसें या वायुमंडल की समस्त परतें पृथ्वी के किसी इकाई क्षेत्र पर, पृथ्वी की किसी प्रति इकाई क्षेत्र पर डालने वाले प्रभाव या दबाव को क्या कहते हैं, वायुदाब। क्या कहते हैं, वायुदाब। पृथ्वी के किसी इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब या वायुमंडल की परतों का दाब या दबाव क्या कहलाता है, वायु दाब। इसको आप एक डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, रिवाइज करके देख लेना, ठीक है ना। एक तो हो गया वायुदाब। अब वायुदाब के बाद मैंने एक चीज़ एक और लिखी है कि समदाब रेखाएं। देखो ये पृथ्वी, अब इस पृथ्वी पर अगर मैं मान लूँ ये वाला भाग जो पेंजिया था, ये क्या था,
स्थल भाग, ये क्या था पैंथालासा, जलीय भाग। एक तो स्थल भाग था जिसे पेंजिया कहा, एक जलीय भाग था जिसे पैंथालासा कहा। अगर मैं कहूँ पूरा भाग स्थल है तो एक तरफ क्या है स्थल, एक तरफ क्या है जलीय भाग। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर्वाधिक वायुदाब स्थल पर होता है कि जल पर होता है, या सागरों में होता है या स्थल पर होता है, तो आप बोलेंगे सर सागरों में या जलीय राशि में ज़्यादा वायुदाब होता है। क्यों? क्योंकि ये तो स्थल भाग रह गया और ये होता है जलीय भाग, जो कि गहरा होता है, गहराई अधिक होती है, तो उसमें जल की मात्रा भी होती है और वायु की मात्रा भी होती है, इसलिए स्थल की बनिस्पत जलीय भाग ज़्यादा वायुदाब एकत्रित करता है। तो जो सागरीय भाग में या जलीय भाग में समान दाब वाली, सागरीय भाग या जलीय भाग में समान दाब वाली स्थान को, जैसे ये 5 डिग्री, ये 6, ये 7, ऐसे समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखाएं कहलाती है। सागरीय भाग में या जलीय क्षेत्र में समान दाब वाली क्षेत्र को, समान दाब वाले क्षेत्र को या स्थल या भाग को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है। तो यानी कि ये जो 6 मैंने लिखा है, ये पूरे क्षेत्र में 6 ही वायुदाब होगा। यहाँ मैंने 5 लिखा, तो इस पूरे क्षेत्र में 5 ही वायुदाब होगा एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ पर 7। तो इस तरह से जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है। पहली बात क्लियर हो गई वायुदाब, दूसरी बात क्लियर हो गई समदाब रेखाएं। अब इसके बाद आपका आता है कि वायुदाब की कौन कौन सी पृथ्वी पर पेटियां पाई जाती हैं। अब ये वायुदाब की पेटियां अलग अलग क्यों होती है, ये यहाँ पर मैंने लिख रखी है। अब आप सोचोगे सर आपने ये तो बोल दिया कि पेटियां होती, पर ये होती क्यों हैं? तो उससे पहले आपको वायुदाब से पहले वायु को समझना होगा। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, नई बात नहीं है। वायु किसे कहते हैं, या वायु का गमन कैसे होता है, या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है क्या, या फिर वायु किस तरह गमन करती है या गति करती है। वायु किस प्रकार गति करती है? क्या अपने आप मैं वैसे फूंक मारूंगा इधर से उधर वायु जा रही है? हाँ, ये भी है। लेकिन क्या मैं इतने बड़े ब्रह्मांड यानी कि पूरे पृथ्वी को फूंक मार के इधर से उधर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो ये जो पृथ्वी पर अनेक अनेक वायुदाब रेखाएं या क्षेत्र पाए जाते हैं, ये क्यों पाए जाते हैं? तो ये वायु की गति के कारण पाए जाते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि वायु की गति क्यों होती है। तो वायु की गति के लिए वायुदाब को पहले वापिस समझना होगा। उच्च वायु दाब से पवन कहाँ चलती है? निम्न वायु दाब की ओर। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं या पवन गति करती है। क्यों करती है इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, आप वापिस में नहीं समझाऊंगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लें, ठीक है ना। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जैसे कि यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है, तो पवन यहाँ से यहाँ पर गति करेगी। अब इस पवन की गति के साथ साथ पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, प्लस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। अपने एक्सिस पे भी रोटेट होती है और सूर्य के चारों ओर भी रोटेट होती है, घूमती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है? अनेकों अनेक दिशाओं में वायु का गमन हो जाता है। अगर ये सीधी ऐसे जा रही है हवा, कैसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक ही वायुदाब पेटी हो जाती है, हमारी दिक्कत नहीं थी, खत्म। एक ही जैसा क्लाइमेट, ठीक है ना। कोई वातावरण में परिवर्तन नहीं होता, नहीं गर्मी होती, नहीं सर्दी होती, नहीं वर्षा होती, नहीं बारिश होती, कुछ भी नहीं होता। एक ही चीज़ होती है, बरसात होती है तो बरसात ही होती रहती, गर्मी होती है तो गर्मी होती रहती, सर्दी होती तो सर्दी ही होती रहती। लेकिन ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा और वसंत, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। देखें क्या है। तो जब वायु की गति के कारण, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब गमन के कारण, प्लस पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही एक्सेस पे घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है ना, परिक्रमण कहलाता है। अब मेन बात आती है कि वायुदाब की पेटियाँ कौन कौन सी है।
वायु दाब की पेटियाँ। ये दोनों समझ गए आप, इनको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आप मेन फोकस आप रखें कि वायु दाब की कितनी पेटियाँ हैं, तो मैं गिनाता हूँ। ये तो हो गई पहली, कौन सी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। फिर दूसरी है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। फिर तीसरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और चौथी कौन सी, ये वाली, यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायुदाब की पेटियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, और जो उत्तरी गोलार्ध में होगा वही दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। जिस तरह से ऊपर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो नीचे भी उसी क्षेत्र में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होगा। ऊपर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है तो नीचे भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी होगी। ऊपर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है तो नीचे भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी होगी। अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, क्या है कैसे है। सबसे पहले देखते हैं हम पहला नंबर। अब पहले नंबर पर कौन सी आ रही है, पहले नंबर पर कौन सी आ रही है, भूमध्य रेखीय। अब पूरा दिमाग यहाँ पर रखें, कॉन्सेंट्रेट करें, आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दिशाओं का ध्यान रखना और क्षेत्र का ध्यान रखना आपको, कि किस दिशा में गमन हो रहा है, उसका नाम क्या और उसकी दिशा क्या। देखें, सबसे पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब ये भूमध्य रेखीय यानी कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में ही पाई जाती है। भूमध्य रेखा क्षेत्र कहाँ होता है, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा बीच का जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, तीनों नाम इसी के हैं। अब इस 0 डिग्री के उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, अक्षांशों के मध्य ये जो क्षेत्र पाया जाता है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। देखो यहाँ पर लिखा है 5 डिग्री 5 डिग्री, यहाँ पर लिख देना दक्षिणी अक्षांश और यहाँ पर लिख देना उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर क्या है उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री के नीचे क्या है दक्षिणी अक्षांश। ये आप अच्छे से जानते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, इतना तो आना चाहिए। तो पहली बात कौन सी हो गई, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये बीच वाली लाइन है यानी कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य क्या है, सीधा चमकता है। सूर्य कहाँ पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में भी सीधा चमकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है ना। आपने एक सुना होगा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, ठीक है ना। वो कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। उसकी भी जिक्र भी आने वाले उसमें करेंगे। तो देख लिया आपने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब में पेटी की। अब मैं विशेषताएं बता रहा हूँ। पहला तो ये कहाँ पर पाई जाती है, स्थिति इसकी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। अब देखो निम्न वायुदाब पेटी क्यों पाई जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने अभी बोला आपको सूर्य सीधा चमकता है और वायु दाब तापमान, अगर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पर तो तापमान अधिक है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। क्यों, क्योंकि वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है भूमध्य रेखा के आसपास। तो तापमान अधिक हो गया तो सीधा सा क्या होगा, निम्न वायुदाब की पेटी बनेगी। क्यों, क्योंकि तापमान अधिक है। अब निम्न वायुदाब की पेटी बन गई है तो हवाएं इसकी ओर आएगी कि ये दूसरी ओर जाएगी, नहीं, हवाएं इसकी ओर आएगी। देखो आप ग्राफ में देख सकते हो, हवाएं सभी आकर के कहाँ पर मिल रही है, भूमध्य रेखा पर। क्यों, क्योंकि यह निम्न वायुदाब की पेटी है। अब पहली बात तो हो गई, ये निम्न वायुदाब की पेटी है। यह बातें लिखते चलना, मैं नोट्स अलग से नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते चलें, आपके भविष्य में बहुत काम आएगी, रीट में भी काम आएगा। आप दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है ना। पहली बात तो हो गई, यह निम्न वायुदाब की पेटी किसकी बात चल रही है, ये वाली, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर होता है ये तापजन्य है। क्या है ये, तापजन्य, ये तापमान को बढ़ाती
है, ठीक है ना। यह मध्य क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ दिन रात बराबर होते हैं। यही सब क्या है इसकी विशेषताएं, किसकी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। तो और पहली बात मैंने आपको स्थिति बताई 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। क्या यह स्थिति वर्ष भर बनी रहती 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में अक्षांश में? यहीं पर हमेशा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य एक वक्त ऐसा आता है जब उत्तरायण होता है, एक वक्त ऐसा आता है जब दक्षिणायन होता है। जब भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरायण होता है सूर्य, तो जो ये भूमध्य रेखा की पेटी है, कौन सी, निम्न वायुदाब की पेटी, ये उत्तर की ओर खसक जाती है। जब दक्षिणायन होता है तो ये दक्षिण की ओर खसक जाती है। यानी कि इसका स्थान फिक्स नहीं है, ये मान लिया गया उत्तरी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आई होप ये आपको सिंपल भाषा में समझ आ गया होगा। पहली, यह निम्न वायुदाब की पेटी है, यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है। यह तापजन्य पेटी है, यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। समझ गए? और यहाँ पर दूसरी पवनों का आगमन होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी देखें कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। पहली देखी भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी, दूसरी की बात करते हैं हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। देखो कैसे, ये कहाँ पर पाई जाती है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यह पेटी पाई जाती है। कौन सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये कैसी है? तो अब देखो, मैंने पहली बात बताई आपको कि कैसी है, उच्च वायुदाब। वायुदाब क्या है, प्लस वायुदाब अधिक यानी कि उच्च है, तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, निम्न। तापमान कम होगा और वायुदाब अधिक होगा। तो जब वायुदाब यहाँ पर अधिक है और तापमान कम है, तो वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी कि उत्तरी दिशा से दक्षिणी दिशा की ओर, यानी कि इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर पवन गमन करेगी। क्या करेगी, गमन करेगी या गति करेगी। देखो क्यों कर रही है, देखो लॉजिक समझते चलोगे तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हमने बात की कि निम्न वायुदाब पेटी, क्यों निम्न वायुदाब है, क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न। ये फॉर्मूला हमेशा प्लस माइनस वाला याद रखना, ठीक है ना। एक तरफ तापमान लिख दो, एक तरफ वायुदाब लिख दो। तापमान अधिक वायुदाब निम्न, तापमान निम्न वायुदाब अधिक। सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, ज़्यादा उलझने की और ज्योग्राफी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो ज्योग्राफी समझ आ जाती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो निम्न वायुदाब तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधे गर्मी पड़ रही थी। अब यहाँ पर ठंड का मौसम है थोड़ा थोड़ा, तो ये सीधे नीचे आ जाती है। क्यों आएगी, क्योंकि उच्च वायुदाब से पवन कहाँ चलेगी, निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पर गमन होता है, उत्तरी दिशा दक्षिणी दिशा पे गमन होता है, ठीक है ना। तो गमन होता है, तो ये पहली ये पढ़ी थी हमने, ये कैसी थी, तापजन्य। अब जो दूसरी पढ़ रहे हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो ये कैसी है, दूसरा पॉइंट इसका गतिजन्य। क्यों गतिजन्य, क्योंकि मैंने बोल दिया उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलेगी, तो इसमें तो गति हो रही है, तो सीधा सा लिख देंगे हम ये सर, ये तो गतिजन्य वायुदाब पेटी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये भी बता देता हूँ कि ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्लस 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। यह भी देखो, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट सीधा सा कैसा है, उच्च वायुदाब अधिक, तापमान कम होगा, यानी कि यहाँ से पवन ऊपर की ओर जाएगी। क्यों जा रही, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब है, पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन या गति करती है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गया तो लाइक बटन दबा देना, ठीक है ना। ये वाली बात होगी किसकी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको इसके साथ एक चीज़ एक और जो आपको आगे भी बहुत काम आएगी। दो चीज़ तो ये होगी इसमें, कौन सी वाली में, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में। देखो
अब जो भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी के मध्य, देखो यहाँ से यहाँ पवन का गमन हो रहा है, देखो ये दिशा देखो, तो उपोष्ण, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से कहाँ चलती पवन, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। जो ये पवन उत्तरी की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाली उत्तरी गोलार्ध की बात है। तो पवन कहाँ से चलती है, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कह देते हैं इसको बीच में। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से व्यापार किया जाता है, बोट चलती है, नावें चलती है, उसी हवा के साथ साथ, हवा के साथ साथ, हवा के संग संग, गाना भी है, याद रखना, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने इन्हीं को कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ पवने चलती है। तो इसकी दिशा देखेंगे आप, तो ये कौन सी हुई उत्तर, ये कौन सी हुई पूर्वी। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली पवनों को उत्तर में क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई। तो यहाँ की अब यही सेम कंडीशन कहाँ हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में, दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अब ये दिशा का परिवर्तन क्यों हुआ, उत्तर पूर्व, ये सीधी भी तो चल सकती थी, सीधे उत्तर से दक्षिण, सीधा क्यों नहीं आई, मैंने बताया आपको, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। ये पहले शायद आपको मैंने बता भी दिया होगा, क्या पता है कि कोरियोलिस बल के कारण यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन आता रहता है, ठीक है ना। ये घूमती है पृथ्वी, क्या घूमती है पृथ्वी, ठीक है ना, अपने अक्ष पर, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो चलती है उसे व्यापारिक पवन कहते हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व चलती है उसे भी व्यापारिक पवन कहते हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है दक्षिण गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ आई होगी, पहली भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी, दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, तीसरी व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। कहाँ चलती है, तो ये भी आप समझ गए, इन दोनों के मध्य में चलती है, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी और भूमध्य निम्न वायुदा पेटी के मध्य व्यापारिक पवनें चलती है। दिशा क्या है, तो ये दिशा यही रहेगी, उत्तर में रहेगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज़ें समझ आ गई। अब नेक्स्ट उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी को देख लेते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखो उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी को बताने से पहले एक चीज़ एक और मैं भूल गया, आपको वो भी बता देता हूँ। देखो उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी को एक और क्या नाम दिया है, अश्व अक्षांश। अब अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं भाई साहब उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी को, क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया व्यापारिक पवनें यहीं से चलती है, यहीं से व्यापारिक पवनें उठती है। व्यापारिक पवनों का नाम व्यापारिक पवनें क्यों रखा है, तो ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवनें, यानी कि व्यापार इन्हीं पवनों के माध्यम से एक समय में होता था। क्या होता था, व्यापार किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, जलीय मार्ग के माध्यम से, जल मार्ग। अब जल मार्ग में क्या चलाओगे आप, जल मार्ग में क्या चलाओगे, जहाज। एक बोर्ड बना देता हूँ भाई साहब अच्छी सी, ठीक है ना, जल मार्ग। अब ये क्या करते थे कि यहाँ से यहाँ इनको आना है, यानी कि उत्तरी ध्रुव वालों को, यानी कि उत्तरी गोलार्ध वालों को, 30 डिग्री के आसपास वालों को अगर भूमध्य रेखा की तरफ आना है किसी शहर किसी देश में, तो वो क्या करते थे, इन पवनों का सहारा लेते थे। किन पवनों का, व्यापारिक पवनों का, जो कहाँ से उठती थी, भूमध्य रेखा उपोष्ण उच्च वायुदाब से उठती थी। वो बोट यहाँ पर रख देता हूँ, चलो छोटी सी बोट बना देते भाई साहब, ये बोट बना, ठीक है ना। अब इनको आना कहाँ है, यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है ना। ये यहाँ से चले 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 किसकी सहायता से, इन व्यापारिक पवनों की, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, इसीलिए इन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। इनमें क्या आते थे, घोड़े भी आया करते थे। कौन, घोड़े, ठीक है ना। घोड़ों को इन बोट की सहायता से लाया जाता था और एक देश से दूसरे देश में निर्यात आयात किया जाता था। तो एक समय क्या हुआ, देखो अश्व का मतलब क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हो, जो नहीं जानते हो तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है घोड़े, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़े, ठीक है ना, घोड़ा आया घोड़े, ठीक है ना। अश्व को
नॉर्मल भाषा में अपन घोड़े बोलते हैं। तो जो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से बोट में व्यापार के लिए घोड़ों को लाया जाता था, तो क्या होता था कि यहाँ तक आते आते इनको क्या होता कि बोट डूबने लगती। क्यों? क्योंकि घोड़ों का भी भार प्लस अपना भी भार, फिर बोट का भी भार। तो कभी कभी हवाएं तेज होती, तो बोट को डूबने से बचाने के लिए, नाव को डूबने से बचाने के लिए घोड़ों को पानी में फेंक दिया जाता था। घोड़ों को, ये जो नाव है, नाव से ये पानी के रास्ते से जल मार्ग, अभी बताया मैंने आपको जल मार्ग से व्यापार करते थे, घोड़ों को लाते थे, घोड़ों का आयात निर्यात करते थे। तो ये घोड़ों को एक समय ला रहे थे, और क्या हुआ कि आंधी तूफान आए और नाव स्टेबल नहीं हो पा रही थी, स्थिर नहीं हो पा रही थी, डूबने की कंडीशन आ रही थी। तो इन जो नाविक थे उन्होंने क्या किया, जितने घोड़े थे उसमें थोड़े घोड़े रखे और बाकी घोड़ों को उसी पानी में, यानी कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र में पानी में घोड़ों को उतार दिया। क्या किया? पानी में घोड़ों को डाल दिया, तो नाव बच गई। इसलिए तब से इस अक्षांश को, यानी कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरी मैंने बता दी आपको, कभी रीट में भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अश्व अक्षांश है, अगर आता है 30 से 35 डिग्री के मध्य का कोई भी क्षेत्र, तो आप आराम से आँख बंद करके टिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई आपकी कौन सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब उसके बाद तीसरे नंबर की आती है आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है ना। इसका क्षेत्र 60 डिग्री से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में इसका प्रादुर्भाव रहता है, या इसका प्रभाव रहता है। यह भी तापजन्य है। ठीक है ना, यह भी तापजन्य है। ध्रुवों के पास में होने की वजह से इसकी पवनें बिखर जाती है, ज़्यादा तापमान रहता नहीं है। ठीक है ना, और इसकी ज़्यादा कोई विशेषता भी नहीं है। ध्रुवों के पास में होने की वजह से इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप समझ गए अच्छे से। ठीक है ना, सॉरी ये तापजन्य ये वाली नहीं है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो है तापजन्य, यह इसका कोई ज़्यादा प्रादुर्भाव है नहीं, ज़्यादा कोई इसकी डेफिनेशन मिलती नहीं है। मेन जो थी आपको मैंने बता दी, समझा दी। पर ये कहाँ पर पाई जाती है, अब याद रखना, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्लस 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। अब एक चीज़ और, उपोष्ण उच्च वायुदाब से ऊपर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के मध्य क्षेत्र में जो पवनें चलती है उसे क्या कहते हैं? पछुआ पवन। पश्चिम से आने वाली पवनें पछुआ पवन कही जाती है। तो ये कहाँ चलती है? 60 से 65 डिग्री के 35 से 60 डिग्री के अंतर्गत मध्य क्षेत्र में चलती है, दोनों गोलार्धों के मध्य। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है ना। इसके बाद एक लास्ट आपका बच जाता है क्या? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव, अक्षांश नहीं बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव प्लस 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, दोनों के आसपास क्षेत्र में यह पवन पाई जाती है। ये रही 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ठीक है ना, ये कैसी है? तापजन्य। ठीक है ना, यहाँ पर 6 माह का दिन, 6 माह की रात। जिस गोलार्ध में 6 महीने का दिन है, उसके अगले गोलार्ध में, यानी कि अपोजिट गोलार्ध में या ध्रुव में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 6 महीने का दिन है और तो यहाँ पर 6 महीने की रात। 6 महीने का दिन कब होगा? जब सूर्य उत्तरायण होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 6 महीने की रात। तो ये पूरी मैंने का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में मिलेगा भी नहीं, ढूंढोगे तो भी। इतना ही आपने लिख दिया तो आपके पेपर में नंबर 100%, और कंपटीशन के एतबार से भी और उसके नज़रिए से भी आपके ये बहुत काम की चीज़ें मेन मैंने आपको बता दिया है। इनकी स्थिति याद रखना है, इनकी पोजीशन याद रखना है, और इनके अक्षांश याद रखना है, उनकी विशेषताएं याद रखना है।
ठीक है ना। चार पांच जी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे हम, और नहीं भूगोल देती है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो कठिन होता जाएगा। एक एक चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखी है, जिन जिन चैप्टरों को आपने अभी नहीं देखा है, आप फ्री हैं, घर ही रहना और अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, मेरी यही मनोकामना है। और इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक और बार नाम बता देता हूँ लास्ट में, क्या क्या पढ़ा आपने आज। वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब की पेटियाँ कौन कौन सी है, समदाब रेखाएं कौन कौन सी है, अश्वक्षांश कौन सी है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। व्यापारिक पवनें कौन सी है, ठीक है ना। पछुआ पवनें क्या होती है, कौन कौन से पवन पेटियाँ हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल का लिंक दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। जितनी बड़ी फैमिली होगी तो और मज़ा आएगा पढ़ाने में, करने में। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।